जय हिंद दोस्तों। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं ज्योग्राफ़ी। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हम यहाँ से ले चलने वाले हैं अपनी ज्योग्राफ़ी के एक सीरीज़ को। ठीक है, तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं कि ज्योग्राफ़ी का इस मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब होता है इसका, है ना, भूगोल। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो जियो और दूसरा ग्राफी। ठीक है, एक जियो है और दूसरा ग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है? जियो का मतलब होता है भू, या इसी को बोलते हैं हम पृथ्वी। ठीक है, और ग्राफी का मतलब क्या होता है? ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना। मतलब अब जब इसको हम मर्ज करेंगे तो क्या होगा? पृथ्वी का अध्ययन करना, मतलब पृथ्वी के बारे में ही अध्ययन करना क्या कहलाता है? भूगोल। ठीक है, ये तो हो गया जो इसका सिंपल मीनिंग है, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना भूगोल कहलाता है। अब देखो, अब जैसे ये जियो है ना, ये जियो जो वर्ड आया हुआ है वो जियोड से आया हुआ है। जियोड, जियोड मतलब क्या होता है? तो जियोड का मतलब होता है ऊबड़ खाबड़। ऊबड़ खाबड़ से मतलब, जैसे देखो अपनी जो पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी की जो अपनी सतह है वो कैसी है? ऊबड़ खाबड़ है। ऊबड़ खाबड़ का मतलब क्या है? जैसे ये देख लो, ये अपना हिमालय है। हिमालय एक जगह बहुत ऊंचा मिलेगा आपको, हिमालय जो ऊंची ऊंची चोटी होती है। पठार है जो थोड़ी कम ऊंची होती है। एक समतल जगह है जहाँ पे अपन खेती बाड़ी करते हैं, जो रेगिस्तान वगैरह है वो सब समतल जगह है। और दूसरा हो गया एक, जैसे सागर हो गया, सागर धंसा हुआ यानी गहरा भाग है। तो इसमें क्या है? ये जियोड टाइप की इसकी आकृति है, तो इसीलिए बोलते हैं पृथ्वी, यानी पृथ्वी की सतह जो जियोड है, इसी का अध्ययन करना क्या कहलाता है? जियोग्राफी और भूगोल। तो ये था बेसिक कि भूगोल में क्या होता है। भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, ये हो गया, यानी पृथ्वी के बारे में ही हम अध्ययन करेंगे, उसी को ही भूगोल बोलेंगे। अब क्या, इसके पिता जो थे भूगोल, भूगोल के पिता बोले जाते हैं एराटोस्थेनीज को। एराटोस्थेनीज एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इनको ही भूगोल का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये था बेसिक डिटेल्स। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि हम इसमें मतलब कैसे पढ़ेंगे। सिलेबस देखेंगे सबसे पहले। तो हम जो अपनी सीरीज में लेके जाएंगे उसमें हम सबसे पहले भूगोल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी देखेंगे सबसे पहले, जिसको खगोल की बोलते हैं। ठीक है, और दूसरा हम देखेंगे भूगोल का ही सेकेंड पार्ट, इसको बोलिए तो फिजिकल जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल। फिजिकल जियोग्राफी देखेंगे, भौतिक भूगोल। अब क्या है, जैसे एस्ट्रोनॉमी ये खगोल की में हम क्या क्या देखेंगे, और ये फिजिकल भूगोल क्या है। यानी फिजिकल भूगोल ही, अगर सही से देखा जाए तो फिजिकल भूगोल में ही हम पृथ्वी का वर्णन करेंगे। ठीक है, यही एक्चुअल भूगोल है ये। लेकिन खगोल की क्या है कि हम खगोल की में ये देखते हैं कि जो पृथ्वी है वो बनी कैसे थी, है ना। इसलिए हम पहले खगोल की देखेंगे। खगोल की के कुछ टॉपिक्स मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ब्रह्मांड को। ब्रह्मांड क्या होता है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे आकाशगंगा को। तीसरा इसमें हम देखेंगे तारा। सन भी अपना एक तारा है, तारा देखेंगे, एवं उसका जीवन चक्र। ठीक है, इसमें ही हम चौथा देखेंगे कुछ एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट है। जैसे मान लीजिए एक पल्सर तारा होता है, पल्सर तारा होता है, ये देखेंगे। उसके बाद क्वासर देखेंगे, ब्लैक होल देखेंगे, ईटीसी। इसमें एक दो और कुछ पॉइंट होंगे वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर आएंगे सौरमंडल पे। सौरमंडल जब यहाँ आएंगे, इसी में हम पढ़ेंगे ग्रह के बारे में, इसी में हम पढ़ेंगे उपग्रह के बारे में, इसी में पढ़ेंगे हम क्षुद्र ग्रह के बारे में, क्षुद्र ग्रह, और इसी में पढ़ेंगे पुच्छल तारा के बारे में, है ना। और इसी सौरमंडल में आएगा अपना सूर्य। जब हम सौरमंडल पढ़ रहे होंगे वहाँ पे हम सूर्य के बारे में भी पढ़ेंगे कि सूर्य कैसे बना था, सूर्य की संरचना क्या है, सूर्य का आंतरिक संरचना क्या है, ये सब जब हम सौरमंडल पढ़ेंगे तब। तो सबसे पहले हम ब्रह्मांड
क्लियर करेंगे, ब्रह्मांड के बाद आकाशगंगा, उसके बाद तारा पढ़ेंगे एवं उसका जीवन चक्र, फिर कुछ जैसे पल्सर तारा, क्वासर, ब्लैक होल, इसी में आता है एक मान लीजिए तारामंडल पढ़ेंगे हम इसी में, है ना, तारामंडल और भी एक दो चीज़ें आएगी। उसके बाद हम आएंगे सौरमंडल में। जब सौरमंडल पे आएंगे तो वहीं पे अपना सूर्य आएगा, क्योंकि सौरमंडल का मुखिया ही है सूर्य, तो हम सूर्य के बारे में पढ़ लेंगे और वहीं पर ग्रह, उपग्रह और क्षुद्रग्रह के बारे में। अब जब हम फिजिकल भूगोल की बात करेंगे, भौतिक भूगोल जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम फर्दर 4 टाइप में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला भू आकृति भूगोल पढ़ेंगे, इसमें हम भू आकृतिक भूगोल पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान या समुद्र भूगोल बोल दीजिए। तीसरा हम पढ़ेंगे इसमें जीव या जंतु, जीव भूगोल या जंतु, जीव जंतु जो भी होता है इसमें उसका भूगोल पढ़ेंगे हम। जीव जंतु का भूगोल बोल दीजिए या जीव जंतु विज्ञान बोल दीजिए, ठीक है। चौथा हम पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम यहाँ भूगोल की बात कर रहे हैं, कहीं विज्ञान लिख रहे हैं, कहीं कुछ, तो आप यहाँ पर भी विज्ञान लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भूआकृति विज्ञान, देखिए विज्ञान क्या है, विज्ञान यहाँ हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, आपके मन में एक डाउट आएगा। तो भूगोल को हम विज्ञान के अंदर भी रख सकते हैं, विज्ञान की एक शाखा के अंतर्गत हम भूगोल को रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप जैसे विज्ञान की हम बात करते हैं, विज्ञान किसको बोलते हैं हम, सिंपल शब्द में विज्ञान हम उसे बोलते हैं जैसे कोई तथ्य है, जैसे कोई हमने फॉर्मूला दिया या कुछ चीज़ें, जैसे मान लीजिए ग्रेविटी, इसमें ग्रेविटी आती है ना विज्ञान में, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी को क्या है, प्रमाणित किया गया है, इसको सिद्ध किया गया है कि हाँ एक्चुअल ग्रेविटी होता है, यानी वैसी फैक्ट, वैसी चीज़ें जो प्रमाणित हो, जो परमाणु द्वारा सिद्ध किया गया हो, उसे हम क्या बोलते हैं, विज्ञान। तो जब हम भूगोल का अध्ययन करेंगे ना, तो भूगोल में भी जो भी तथ्य आएगा वो प्रमाणित है। जैसे इसके अंदर जब हम पढ़ेंगे ये ब्रह्मांड के बारे में, तो ब्रह्मांड भी कभी प्रमाणित किया गया है कि हाँ ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ये सारी चीज़ें। जब हम इसी भूगोल के अंदर में आएंगे, भू आकृति विज्ञान पढ़ेंगे, भू आकृति में हम आएंगे तो यहाँ पर्वत, पठार, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है ये वहाँ देखेंगे हम। तो ये सब क्या है, प्रमाणित है, इसीलिए हम इसको भूगोल को विज्ञान भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये डाउट मत करना, जैसे यहाँ समुद्र विज्ञान है तो इसके समुद्र विज्ञान या समुद्र भूगोल जो भी बोल दीजिए आप, ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये हो गया। अब क्या है इसमें, जैसे हमने बोला कि भौतिक भूगोल का हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया। इसमें 4 पार्ट में जो भू आकृति भूगोल है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, भू आकृतिक भूगोल में हम पढ़ेंगे जो पृथ्वी पे जो पहाड़ हो गया, फिर पृथ्वी पे जो समुद्र है अपना, यानी इसमें हम पढ़ेंगे पहाड़ के बारे में, इसमें हम पढ़ेंगे समुद्र के बारे में, नहीं समुद्र के बारे में नहीं, पहाड़ के बारे में पढ़ेंगे, पठार के बारे में पढ़ेंगे, इसमें मैदानी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, है ना। इस सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे भू आकृति के बारे में, भू आकृतिक भूगोल के अंदर। जैसे अपनी पृथ्वी है, उसकी संरचना कैसी है, उसके अंदर जैसे आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना, बाहर और अंदर किसी संरचना है, वो उसमें पढ़ेंगे भू आकृतिक भूगोल में। समुद्र विज्ञान में हम पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी पे जल उपस्थित है, तो उस जल के बारे में अध्ययन करना हम समुद्र विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा है कि पृथ्वी पे जो जल है वो मैक्सिमम भाग जो है वो कहाँ है, समुद्र में है। पृथ्वी पर जो जल उपस्थित है वो मैक्सिमम भाग समुद्री जल है, इसलिए हम इसको जल विज्ञान ना बोल के समुद्र विज्ञान बोलते हैं। जीव जंतु भूगोल, पृथ्वी पे जो भी जीव जंतु है, जैसे इंसान खुद भी, हम लोग उसके अंदर ही आएंगे, जानवर वगैरह हो गए, जो भी कीड़े मकोड़े हैं, उसके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो वो कहाँ आएगा, जीव जंतु भूगोल के अंदर आएगा। जलवायु विज्ञान यानी पृथ्वी के चारों तरफ उपस्थित वातावरण, चारों तरफ उपस्थित जो हवा है उसे हम वायु बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं, है ना। तो उसके बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो उसको जलवायु विज्ञान कहते हैं। तो इस तरह से हम पढ़ने वाले हैं। और ये हमारा क्या है, ये पूरे को एक जगह अगर मिला दीजिए तो इसको हम बोलेंगे विश्व का भूगोल। विश्व का भूगोल मतलब जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जब इसमें एस्ट्रोनॉमी में हम पढ़ेंगे तो वो तो है ही, यानी एस्ट्रोनॉमी यानी एक ही ब्रह्मांड में तो सब पूरे वर्ल्ड आएगा, आकाशगंगा उसमें भी वही आ जाएगा, है ना। लेकिन और जब हम यहाँ फिजिकल भूगोल की बात करेंगे तो इस वाले फेज में, जब हम विश्व का भूगोल की बात करेंगे तो इस वाले फेज में जो हम भू आकृति देखेंगे तो पूरे विश्व का देखेंगे, पूरे विश्व का पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, पूरे वर्ल्ड की पठार के बारे में, पूरे वर्ल्ड की मैदानी क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। जब यहाँ हम समुद्र विज्ञान की बात करेंगे तो पृथ्वी पे जहाँ जहाँ भी समुद्र है, जिस भी देश के पास वो हो, जिस देश के साथ जुड़ा हुआ हो, वो
तो हम सीधा एक साथ पढ़ेंगे उसको, है ना, इसलिए इसको हम विश्व का भूगोल का नाम देते हैं। और जब हम विश्व का भूगोल यानी ये पूरा जब ख़त्म कर लेंगे उसके बाद हम आएंगे, तब हम पढ़ेंगे क्या, भारत का भूगोल। उस भारत के भूगोल में हम स्पेशली अपने देश के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना, इसलिए इसको भारत का भूगोल बोलते हैं। जब हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन वो ओनली भारत से रिलेटेड पढ़ेंगे। जैसे उसमें जब भू-आकृति देखेंगे तो भारत के लिए देखेंगे, यानी भारत की जो पर्वत है उसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे, भारत की जो पठार है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो इसलिए उसको भारत का भूगोल कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है सिलेबस। आपको ये सब प्रोवाइड किया जाएगा, तो इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स आपको दे दिया जाएगा, मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा सिलेबस। तो हम सबसे पहले शुरू कहाँ से करेंगे? सबसे पहले जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे खगोलकी से। खगोलकी से शुरू क्यों करेंगे? एक क्वेश्चन मेरा ये है, खगोलकी से ही शुरू क्यों करेंगे, एस्ट्रोनॉमी से? क्योंकि जब हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ लेंगे तो हमारे पास ये आइडिया रहेगा कि जो हमारी पृथ्वी है ना वो कैसे बनी थी, पृथ्वी कैसे बनी थी, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, ये हमारे पास एक नॉलेज आ जाएगा। जिसके बाद हम जो पृथ्वी के जो परत पढ़ेंगे, पृथ्वी की जो सतह के बारे में पढ़ेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, वो हमें ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। ठीक है, इसलिए हम पहले खगोलकी से शुरू करते हैं। खगोलकी का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ब्रह्मांड। यूनिवर्स किसको बोलते हैं? हम अब खगोलकी स्टार्ट कर रहे हैं। खगोलकी को हम ज़्यादा नहीं 7 to 10 डेज मान लीजिए, 7 to 10 डेज में हम खगोलकी ख़त्म करेंगे। उसके बाद जो अपना फिजिकल वाला भूगोल था उसको हम 25 से 30 दिन मान लीजिए उसको पढ़ेंगे, यानी 25-30 दिन वो मान लीजिए, कुल मिला के 1 महीने 10 दिन में हम ये विश्व का भूगोल ख़त्म कर लेंगे। और उसके बाद फिर भारत का भूगोल शुरू करेंगे, जिसमें 20-25 दिन वहाँ देंगे। तो इस तरह से हम 2 महीने का टारगेट लेके चलते हैं कि 2 महीने में अपना भूगोल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे? ब्रह्मांड पे। जो खगोलकी का फर्स्ट टॉपिक आता है वो ब्रह्मांड आता है। ब्रह्मांड क्या है? चलिए ब्रह्मांड को देखते हैं क्या है। तो ऐसा सोचो, आप आंखें बंद करो फिर आंखें खोलो, और जैसे आपको जो भी कुछ दिखाई दे रहा है वो सब कुछ ब्रह्मांड के अंतर्गत आता है। जैसे कि हम जैसे देखते हैं, मान लीजिए हम भी ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए आपका घर, वो भी ब्रह्मांड के अंतर्गत, पृथ्वी पूरी वो ब्रह्मांड के अंतर्गत, सन वही ब्रह्मांड के अंदर है। मान लीजिए जितने भी तारे हम देखते हैं वो भी ब्रह्मांड का ही पार्ट है। तो ब्रह्मांड हमें क्या समझ में आया? ब्रह्मांड और दूसरी वैसी चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। जैसे इसको समझने के लिए, जैसे ऐसा मान लो, एक ये मार्कर मान लो, एक ये मार्कर मान लो, ये हमें दिखाई दे रहा है, तो ये तो ब्रह्मांड के अंदर आएगा ही आएगा। और दूसरा, इसके बीच जो हम कुछ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है, क्या? तो हवा, वो हम देख नहीं पाते हैं लेकिन वो है, तो वो भी ब्रह्मांड के अंदर ही आएगा, ना कि ब्रह्मांड के बाहर। तो इसको हम डिफाइन जब करेंगे तो क्या बोलेंगे? दिखाई देने वाला या अदृश्य। अदृश्य मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन है। दिखाई देने वाला या अदृश्य, सभी वस्तु मान लो, सभी वस्तु ब्रह्मांड के अंदर या ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। जब इसको हम अच्छे से अगर फॉर्मूला देखेंगे, जैसे अच्छे से इसका हम वो परिभाषा देखेंगे, तो इसको ऐसे बोलते हैं कि अंतरिक्ष में उपस्थित सारे आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। आकाशीय पिंड क्या मतलब? आकाश में जो भी अवेलेबल है, जो भी आकाश में दिखते हैं वो सारे आकाशीय पिंड कहलाते हैं, तो उसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। ये हो गया। आपको इसका भी नोट्स दिया जाएगा, जो भी हम पढ़ाएंगे उस सबका आपको नोट्स दिया जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। तो हम समझ गए कि ब्रह्मांड क्या है। अब हम देखेंगे कि ब्रह्मांड की जो है ना उत्पत्ति कैसे हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, यानी ब्रह्मांड आया कहाँ से, है ना। ये जो बना हुआ है, जो हम देखते हैं इतने सारे तारे, ये पृथ्वी, शन वगैरह, ये सब मतलब कहाँ से आया। तो इसमें हम देखेंगे इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इसकी उत्पत्ति से मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं कि नहीं ब्रह्मांड ऐसे बना था, ऐसे बना था। लेकिन उसमें से एक था जिसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, ये बिग बैंग थ्योरी या इसको हिंदी में बोलते हैं महाविस्फोट सिद्धांत।
महाविस्फोट सिद्धांत, इसको मान्यता मिला था कि ये जो सिद्धांत बोलता है वही सही बात है, यानी बिग बैंग थ्योरी को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं बिग बैंग थ्योरी क्या होता है। यानी दिए तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने हैं, लेकिन जो भी कोई बोल देगा उसको हम सही तो मान नहीं लेंगे, उसके लिए अपने को सिद्धांत की को प्रमाणित करने की ज़रूरत पड़ती है, प्रमाण को सिद्धांत करने की ज़रूरत होती है। तो जिसको प्रूव करने में बाकी सारे फेल हो गए और ये पास हो गया, इसलिए हम बिग बैंग थ्योरी को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति का सिद्धांत कि बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है। ठीक है, कहाँ पर थे हम?
तो घनत्व तो मतलब जो, जैसे मान लीजिए ये है, ये कुछ मान लीजिए है जिसके अंदर इतने सारे कण हैं, और एक ये मान लो इसके अंदर उसी चीज़ को हमने छोटा किया तो ये ऐसा बन गया, और फिर इसी चीज़ को हमने और छोटा किया तो ये और ज़्यादा ऐसा बन गया। देखो घनत्व तो समझा रहा हूँ मैं। जैसे ये मान लीजिए इसमें घनत्व तो क्या है, कम है, इसमें क्या है, इसकी तुलना में ज़्यादा है। घनत्व तो मतलब ये इसके अंदर जो कण है वो दूर दूर है, जब उसी को छोटा किया गया तो उसके कण जो है और पास आ गया, और जब और छोटा किया गया तो और पास आया। यानी जब साइज बड़ा था तो घनत्व तो कम था, लेकिन साइज जैसे छोटा कर रहे हैं उसी चीज़ को तो घनत्व तो बढ़ता जा रहा है। घनत्व मतलब इसके कण जो है ना पास आ रहा है एक दूसरे के। ऐसे ही जब इसको और छोटा किया तो और पास आ जाए, इसी को और छोटा करेंगे तो ये पूरा पास आ जाएगा। तो क्या है कि जब घनत्व अत्यधिक होता है ना तो इसके कण एक दूसरे से टकराने लगते हैं, इसके कण एक दूसरे में, यानी इसमें घर्षण होता है कणों के बीच, और घर्षण होने के पश्चात क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब घनत्व अत्यधिक होता है ना तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्योंकि ऊष्मा क्यों उत्पन्न होती है, तो हमने आपको बताया कि जो कण है वो एक दूसरे से टकराते हैं जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। और जब ऊष्मा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा क्या है, ऊष्मा तो एनर्जी है, और जब उत्पन्न होगी तो वो बाहर निकलना चाहती है। तो ये जो एकल बिंदु था ना, इसके घनत्व अत्यधिक होने के कारण इसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई, और ऊष्मा उत्पन्न हुई तो ये ऊष्मा बाहर निकलना चाह रही थी, और ये बाहर निकलने के क्रम में ही इसमें हो गया विस्फोट। विस्फोट ही मतलब ये बिंदु ब्लास्ट किया है ना, ये क्या हुआ, विस्फोट हुआ, इसमें विस्फोट हुआ, और इसी को बोला गया क्या, महाविस्फोट। इसी को महाविस्फोट हुआ बोला गया। और जैसे ये विस्फोट हुआ तो ये, जैसे मान लीजिए ये एकल बिंदु था अपना, इसका क्या था, गुरुत्वाकर्षण इसमें अत्यधिक था, घनत्व अत्यधिक था, और घनत्व अत्यधिक होने के कारण इसके कण एक दूसरे से के घर्षण के कारण क्या हुआ, ऊष्मा उत्पन्न किया, और ऊष्मा बाहर निकलना चाहता था जिसके कारण ये ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट हुआ तो ये इसके ही कण जो है चारों तरफ फैल गए हैं, है ना। इसमें जो चट्टान वगैरह, धूल वगैरह जो भी कण थे वो चारों तरफ फैल गए, और यही फैले हुए जो है वही चीज़ अभी अपने को ब्रह्मांड कहते हैं हम। जो भी वही विस्फोट के पश्चात जो फैलाव हुआ, वो जो बाहर आया, जो उसके कण वन जो बाहर आए, वही अभी ब्रह्मांड कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आया कि ये महाविस्फोट क्या था, है ना। महाविस्फोट क्या था कि वो जो अभी जो ब्रह्मांड है वो सबको एक जगह कर दीजिए तो उसका ग्रेविटी अत्यधिक हो जाएगा, उसका घनत्व अत्यधिक हो जाएगा, और जिसके कारण वो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगा और वो विस्फोट हुआ, वही महाविस्फोट है, राइट। तो अब देखिए, जब ये महाविस्फोट हुआ था ना, तो महाविस्फोट के पश्चात क्या हुआ कि धूल कण जो भी कण थे वो दूर होने लगे, यानी विस्फोट के पश्चात दूर होने लगे। इसीलिए अभी भी जो है ना, और ये ऐसा खतरनाक विस्फोट हुआ था कि इसका प्रभाव अभी भी है। प्रभाव अभी भी है का क्या मतलब है, यानी अभी भी जो आप वो आकाशगंगा है ना, आकाशगंगा, अभी आप पता नहीं आपको आकाशगंगा क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। यानी तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। तो और हमारे ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारे हैं, यानी 100 अरब से ऊपर आकाशगंगा है, और हर आकाशगंगा में 100 अरब से ऊपर तारे हैं। तो ये क्या है, यानी 2 आकाशगंगा जो है ना अभी भी दूर जा रहा है एक दूसरे से। आकाशगंगा दूर जा रहा है, मतलब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हब्बल साहब ने एक दूरबीन बनाया था, और उस दूरबीन से उन्होंने आकाशगंगा को देखा था पृथ्वी से ही। और उन्होंने ऐसा देखा था कि 2 आकाशगंगा को जब उन्होंने देखे ना तो वो दूर जा रहे थे एक दूसरे से, है ना। तो इसलिए इसको ऐसा बोला जाता है कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड फैल रहा है। ब्रह्मांड फैल रहा है। फैल क्यों रहा है, तो फैल इसलिए रहा है कि जो विस्फोट हुआ था ना, तो विस्फोट का प्रभाव अभी भी है। और विस्फोट कब हुआ था वो हम अभी आपको बताने वाले हैं, उसकी टाइमिंग, वो मतलब वर्ष। तो विस्फोट जो हुआ था तो जो कण एक दूसरे से दूर गया था, तो वो विस्फोट का अभी भी प्रभाव है। यानी अभी भी जो ये आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक तारे एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो उसका रीजन क्या था, वही विस्फोट जो बहुत पहले हुआ था, उसका प्रभाव अभी भी है, जिसके कारण ब्रह्मांड हमारा अभी भी फैल रहा है। और ये फैलने की इसको किसने बताया था, तो हब्बल साहब थे। उन्होंने मतलब पृथ्वी से ही उन्होंने एक ऐसा दूरबीन बनाया था कि उन्होंने आकाशगंगा को पृथ्वी से ही देख लिया, और उन्होंने ही ये बताया था कि 2 आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ब्रह्मांड हमारा क्या है, फैल रहा है। ब्रह्मांड फैल रहा है, ये हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड फैल क्यों रहा है, तो वो जो विस्फोट हुआ था, जो कण एक दूसरे से दूर जा रहे थे, वो अभी भी दूर ही जा रहे हैं, और उसका प्रभाव अभी भी है। ठीक है, ये समझ में आ गया ब्रह्मांड फैल क्यों रहा है। अब देखिए, जो ये मतलब ये विस्फोट, महाविस्फोट कब हुआ था, ये हम आपको बताते हैं। महाविस्फोट हुआ था आज से
13.5 से 15 बिलियन वर्ष पूर्व। 13 से 15 बिलियन वर्ष पूर्व। अब आप बोलोगे कि ये कैसे आप बता सकते हो, ये कैसे बोल सकते हो कि 13 से 15 बिलियन वर्ष, 13 से 15 बिलियन वर्ष पूर्व ये हुआ था विस्फोट। तो इसके लिए क्या किया गया, जो अभी हमने आपको क्या बताया, एक आकाशगंगा दूसरे आकाशगंगा से दूर जा रहा है ना, यानी ये इधर जा रहा है, वो उधर दूर जा रहा है। तो ऐसा है कि साइंटिस्टों ने ये दूर जाने की गति को निकाला, दूर जाने की क्या है, गति निकाला कि कितने स्पीड से दूर जा रहा है ना। तो ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि जिस स्पीड से वो दूर जा रहा है, और अगर हमें स्पीड उसकी गति जब मिल जाएगा, एक आकाशगंगा दूसरे आकाशगंगा से इतने किलोमीटर की रफ्तार से दूर जा रहा है, तो हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो पास कब था। बात को समझना, जैसे अगर दो आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रहा है, तो हम ये तो अगर हमें उसकी गति पता चल जाए तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं ना, ये तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो सब पास कब था। तो इसी से पता चला, जब दो आकाशगंगे की जो गति को मापा गया कि ये कितने स्पीड से दूर जा रहा है, और फिर जब उसी में कैलकुलेशन करके पता किया गया तो पता चला कि 13 से 15 बिलियन वर्ष पूर्व वो दोनों आकाशगंगाएं और जो आकाशगंगाएं दूर जा रहे हैं वो एक साथ रहे होंगे, और वही एकल बिंदु रहा होगा, और उसी एकल बिंदु में क्या था, विस्फोट हुआ था। तो ये उसकी टाइमिंग थी 13.5 से 15 बिलियन वर्ष पूर्व, ये अनुमान लगाया गया है। कैलकुलेशन के दौरान कुछ मिस्टेक भी हो सकते हैं। तो 13.5 से 15 बिलियन वर्ष पूर्व महाविस्फोट हुआ था, है ना। ये समझ में आ गया कि अब अगर आपसे महाविस्फोट के बारे में कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि महाविस्फोट जॉर्ज लेमेंथियर साहब ने दिए थे। वो कब कल्पना उन्होंने 1927 में की है, और उसको सिद्धांत को प्रमाण करने में 4 साल लग गए प्रमाणित करने में, तो 1931 इसको माना जाता है। ये हमने समझ गए। और उन्होंने क्या बताया था कि ब्रह्मांड आज के जैसा नहीं था, ब्रह्मांड पहले एकल बिंदु में था जिसका ग्रेविटी अत्यधिक था, जिसका गुरुत्वाकर्षण अत्यधिक होने के मतलब अत्यधिक था, और उसका क्या अत्यधिक था, घनत्व अत्यधिक था। घनत्व अत्यधिक होने के कारण उसके कणों के बीच घर्षण हुई, जिससे ऊष्मा उत्पन्न हुआ, और वही ऊष्मा बाहर निकलना चाहता था, और वो ऊष्मा बाहर निकलने के क्रम में इसमें विस्फोट हो गया, और विस्फोट के पश्चात जो इसके जो पदार्थ थे वो इधर उधर फैल गए, जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ये था महाविस्फोट सिद्धांत। अब हम देखते हैं कि सिद्धांत में कुछ कमियां भी थी कि नहीं थी, क्या थी, है ना। तो सिद्धांत की कुछ कमी थी। क्या कमी थी महाविस्फोट सिद्धांत की? कमियां हम आपको बताते हैं। कमियां, एक काम करते हैं, कमियां से पहले विस्फोट के पश्चात कैसे क्या पहले बना था वो देख लो। जैसे जो ये विस्फोट हुआ था ना, महाविस्फोट, तो ऐसा वो जॉर्ज लेमेंथियर साहब ने बताया कि विस्फोट के 100 मिलियन वर्ष के बाद, 100 मिलियन वर्ष बाद, 100 मिलियन वर्ष बाद क्या बना था? पहला तारा। अब तारा कैसे बनता है, ये जब हम तारा पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि आकाश में जो हम देखते हैं ना, जिससे प्रकाश निकलती है ऊपर, वो उसे तारा कहा जाता है। तो विस्फोट के 100 मिलियन वर्ष के बाद पहला तारा बना था। तारा कैसा बनता है, ये हमारा टॉपिक है जो कल आएगा, ठीक है। मतलब इसको अभी आने में टाइम है, कल या परसों ही आएगा तारा, तो हम वहाँ देखेंगे कि तारा का निर्माण कैसे होता है। बस आप यहाँ ये समझिए कि 100 मिलियन वर्ष के बाद पहला तारा बना था, और 5 मिलियन वर्ष के बाद, 5 मिलियन वर्ष के बाद पहली आकाशगंगा बनी थी। फाइव मिलियन वर्ष के बाद क्या हुआ था? पहला आकाशगंगा बना था। ऐसा जॉर्ज लेमेंथियर साहब ने बताया। और उन्होंने एक ये भी बताया था कि 4 बिलियन वर्ष के बाद, ये देखना ये मिलियन है और ये बिलियन है, तो 4 बिलियन वर्ष के बाद क्या था कि जो तारों का निर्माण था ना, तारों का निर्माण बहुत तेज़ी से हो रहा था। यानी तारों का निर्माण 4 बिलियन वर्ष के बाद तारों का निर्माण बहुत तेज़ी से हो रहा था, तेज़ी से हो रहा था, मतलब चरम पे था। यानी जब विस्फोट हुआ था तो 100 मिलियन वर्ष के बाद पहला तारा बना था अपना, 500 मिलियन वर्ष के बाद पहली आकाशगंगा बना था, और 4 बिलियन वर्ष के बाद जो है ना, तारे बहुत स्पीड से बन रहे थे। तो ये उसके कुछ फैक्ट थे। अब हम थोड़ा इसकी कमी के बारे में देखते हैं कि महाविस्फोट में कुछ कमी भी था क्या, है ना। तो इसकी एक सबसे बड़ी तो कमी आपको अभी दिख जाना चाहिए, शायद अगर नहीं दिखा हो तो मैं आपको बताता हूँ। इसकी क्या है कमियाँ?
इस सिद्धांत में कुछ कमियां हैं, और कमियां क्या है कि जॉर्ज लेमेंतेयर साहब ने ये नहीं बताया कि एकल बिंदु कहाँ से आया था। एकल बिंदु मतलब वो वही जो सबको एक जगह मिला के जो हम पॉइंट बनाए थे, वो पॉइंट कहाँ से आया था वो नहीं बताया इन्होंने। उसकी कोई व्याख्या नहीं की गई कि एकल बिंदु कहाँ से आया, वो भी कहीं ना कहीं से आया था, लेकिन कहाँ से आया वो नहीं बताया गया। और दूसरा इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने समय बाद कितने समय बाद पूरा ब्रह्मांड बन गया था। कितने समय बाद पूरा ब्रह्मांड बन गया था, ये उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, तो ये था। और जैसे इन्होंने ये बताया था कि ब्रह्मांड फैल रहा है, फैलने का प्रमाण अब हम देखते हैं कि मतलब कैसे मान ले हम कि ब्रह्मांड फैल रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको एक बताते हैं, जैसे ब्रह्मांड फैल रहा है, इन्होंने बताया था ना, ब्रह्मांड फैल रहा है। तो फैलने का जैसे सबसे पहले तो एक तो इन्होंने दूरबीन से उन्हें देख लिए थे हब्बल साहब ने कि आकाशगंगा एक दूसरे से दूर जा रहा है, लेकिन उसको हम प्रमाण नहीं मानेंगे ना। प्रमाण क्या होता है, प्रमाण हम आपको बताते हैं, जैसे रेड शिफ्ट की घटना। रेड शिफ्ट की घटना, अब रेड शिफ्ट की घटना क्या होती है, तो जब भी श्वेत प्रकाश जो है ना, जब आंखों से दूर जाने लगती है तो लाल रंग में परिवर्तन होने लगता है, वो लाल रंग में चेंज होने लगता है, धीरे धीरे शिफ्ट होने लगता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेड शिफ्ट की घटना। श्वेत प्रकाश, ध्यान रखना, श्वेत प्रकाश जब आंखों से दूर जाती है तो लाल रंग में चेंज होने लगती है, इसीलिए इसको रेड शिफ्ट की घटना बोलते हैं। और आए दिन ये ऐसा देखा जाता है कि जो अपनी तारा है ना, वो रेड कलर में चेंज होती जाती है। रेड शिफ्ट की घटना आकाश में हमेशा देखी जाती है। क्या है कि आकाश में रेड शिफ्ट की घटना हमेशा देखी जाती है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश है, जो जहाँ से प्रकाश आ रही है वो अपने से दूर जा रही है, तभी वो प्रकाश रेड कलर में धीरे धीरे चेंज होता जा रहा है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए रेड शिफ्ट की घटना के कारण भी हम कह सकते हैं। बाकी हब्बल साहब ने वो दूरबीन से देखा था, तो वो भी एक आप देख सकते हो, है ना, वो भी आप समझ सकते हो। तो ब्रह्मांड फैल रहा है, इसकी प्रमाण आपको मिल गया। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत हमने देख लिया। अब हम देखते हैं क्या, चलिए ठीक है, एक बार हम अभी रिवीजन कर लेते हैं महाविस्फोट सिद्धांत को। ठीक है, महाविस्फोट सिद्धांत को एक बार हम रिवीजन करते हैं। तो मौखिक रूप से रिवीजन करेंगे या नहीं, तो देखिए यहाँ पे हम बताते हैं। तो इसको जो दिए थे उनका नाम क्या था, जॉर्ज लेमेंतेयर। जॉर्ज लेमेंतेयर साहब ने दिया था, 27 में दिया था। ठीक है, लेकिन ये 1931 में क्या हुआ था, प्रमाणित हुआ था। वैलिड 1931 होगा जब भी पेपर में आएगा, आप वो आप देख लेना। ठीक है, जो अगर वो ऐसा पूछेगा कि कल्पना कब की गई थी, तब आप 1927 लगाना, नहीं तो 1931 लगाना। ये हो गया 1900। ठीक है, दूसरा नंबर इन्होंने, यानी जब विस्फोट कब हुआ था, विस्फोट से पहले, यानी ब्रह्मांड बहुत पहले क्या था, एकल बिंदु, एकल बिंदु के फॉर्म में था, जिसमें इस एकल बिंदु में क्या हुआ था, विस्फोट हुआ था। हम आपको रिवीजन करा रहे हैं, विस्फोट हुआ था। विस्फोट क्यों हुआ था, तो एकल बिंदु का जो है ना घनत्व अत्यधिक होने के कारण उसके कण जो है एक दूसरे से टकराने लगे, जिसके कारण उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। और ऊष्मा उत्पन्न होने के बाद ऊष्मा जो कि एक एनर्जी है, और एनर्जी है तो वो बाहर निकलना चाहेगी, है ना, और बाहर निकलने के क्रम में ही उसमें विस्फोट हो गया था। और वो विस्फोट होने के बाद जो कण बाहर निकले थे, उसी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, है ना, ये हमने देखे थे। उसके बाद हमने क्या देखा था कि 100 मिलियन वर्ष के बाद क्या हुआ था, 100 मिलियन वर्ष के बाद अपना पहला तारा बना था। ठीक है, तारा कैसे बनता है ये हम देखेंगे आगे। उसके बाद क्या है, 5 मिलियन वर्ष के बाद पहली आकाशगंगा बनी थी। आकाशगंगा अपना नेक्स्ट टॉपिक है, पहली आकाशगंगा, है ना।
आकाशगंगा कुछ नहीं है, बहुत सारे तारों का एक समूह होता है जिसे आकाशगंगा कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद 4 बिलियन वर्ष के बाद, इसी में बताया गया था कि 4 बिलियन वर्ष के बाद तारे का निर्माण बहुत तेज़ी से हो रहा था। तो ये हमने कुछ देखा था अभी, ये फैक्ट जो महाविस्फोट से रिलेटेड है, जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे आकाशगंगा। कल हम आकाशगंगा के बारे में चर्चा करेंगे कि आकाशगंगा क्या होता है, आकाशगंगा कैसे बनती है, उसके बारे में। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।